Hello student, I am going to take your class 8 SST subject, okay? SST subject, part SST चैप्टर नंबर 3 हम लोग देख रहे हैं बेटा। आज चैप्टर नंबर 3 में हमने पहले पार्ट में देखा कि कंट्री साइड अंग्रेज़ों का ग्रामीण के इलाकों की तरफ कैसे शासन हुआ। उन्होंने पहले हमने स्टार्टिंग में देखा कि कुछ राजस्व आए। अब उस राजस्व में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है महलवाड़ी सेटलमेंट, और कुछ पहले पढ़ा अपने फर्स्ट पार्ट में देख लीजिए। अब आइए मुनरो सिस्टम। मुनरो सिस्टम क्या था बेटा? व्हाट इज मुनरो सिस्टम? मुनरो व्यक्ति के नाम पे पड़ा है। तो देखिए, इन द ब्रिटिश टेरिटरीज, जो ब्रिटिश अंग्रेजी क्षेत्रीय थे, इन द साउथ में देयर वाज अ सिमिलियर मूव अवे फ्रॉम द आइडिया परमानेंट सेटलमेंट। यह आइडिया कहाँ से आया था? परमानेंट सेटलमेंट का था, यहाँ से आया था। और कहाँ पे आया था ये? ब्रिटिश टेरिटरी इन द साउथ, दक्षिणी अंग्रेजी क्षेत्र में, ठीक है। अब ब्रिटिश टेरिटरीज यानी अब अंग्रेज में वहाँ में भी इंग्लैंड में जाएगा, पर इंडिया में ही, ठीक है। साउथ देयर वाज अ सिमिलर मूव अवे फ्रॉम द आइडिया परमानेंट सेटलमेंट। अब परमानेंट सेटलमेंट क्या था? देखिए, द न्यू सिस्टम, या न्यू सिस्टम क्या था? दैट वाज डिवाइज्ड कम टू बी नोन एज द रैयतवाड़ और रैयतवाड़ी। यह क्या है? यह किस नाम से जाना गया? मुनरो सिस्टम को किस नाम से? रैयतवाड़ या रैयतवाड़ी। अब रैयतवाड़ी क्या है? रैयतवाड़ी देखिए, इसको हिंदी में रैयतवाड़ी कहते हैं बेटा। रैयतवाड़ी भी इंग्लिश में पढ़ सकते हो, ठीक है, बट रैयतवाड़ी देखोगे, रैयतवाड़ी, ठीक है। इट वॉज ट्राइड ऑन अ स्मॉल स्केल बाय अ कैप्टन अलेक्जेंडर रीड इन सम ऑफ द एरियाज दैट वर टेकन ओवर बाय द कंपनी आफ्टर द वार्स विथ टीपू सुल्तान। देखिए, इसमें क्या हुआ कि इट वाज ट्राई, यह एक ट्राई किया गया था। कैसे? कि स्मॉल स्केल, छोटे से स्केल में, छोटे से क्षेत्र में, बाय किसके द्वारा? कैप्टन अलेक्जेंडर रीड के द्वारा, ठीक है। इन सम ऑफ द एरिया, कुछ क्षेत्रों में, दैट वर टेकन ओवर द बाय द कंपनी, जो दैट वर टेकन आफ्टर द वार्स विथ टीपू सुल्तान, यानी टीपू सुल्तान के युद्ध के बाद टीपू सुल्तान से जीते हुए जो क्षेत्र थे ब्रिटिश क्षेत्रों में, उनमें अलेक्जेंडर रीड के द्वारा स्मॉल स्केल क्षेत्रों में क्या किया गया? स्मॉल क्षेत्रों में स्टार्टिंग की गई। कैसे? देखिए, सब्सिक्वेंटली डेवलप बाय थॉमस मुनरो। किसके द्वारा किया गया है? थॉमस मुनरो के द्वारा। यानी अब आपने क्या पढ़ा कि कैसे कैसे कि ये अलेक्जेंडर रीड कौन थे? अलेक्जेंडर रीड ने स्मॉल स्केल पर सम ऑफ द एरिया दैट वर टेकन, इसने ट्राई किया था और इसी के द्वारा क्या हराया गया था? किसको? टीपू सुल्तान को, ठीक है। अब देखिए, डेवलप बाय थॉमस मुनरो, दिस सिस्टम वाज ग्रेजुअली एक्सटेंडेड ऑल ओवर साउथ इंडिया। और इस सिस्टम को, मतलब अलेक्जेंडर रीड ने स्टार्टिंग किया इस सिस्टम को, और इसको पूरे साउथ इंडिया में किसने किया? किसने एक्सटेंडेड किया? थॉमस मुनरो। रीड एंड थॉमस मुनरो, अब दोनों देखो, रीड एंड मुनरो फेल्ड, महसूस किया साउथ में कि देयर वर नो ट्रेडिशनल, कोई भी जमींदार नहीं है पारंपरिक रूप से। देखिए, अब यहाँ पे जमींदारी था, यहाँ पे आपने देखा कि महलवाड़ी में जमींदारों को दे दिया जाता था ज़मीन फिक्स डिपॉजिट पे। जैसे जमींदार क्या होता था कि आप लीजिए, कोई एक जमींदार था, आप लीजिए और हमें इतना पैसा दीजिए। अब जमींदार क्या करता था? ज़बरदस्ती खेती कराता था, क्योंकि उसको उतना पैसा देना था अंग्रेज को, और वो अपने भी कमाता था, जिसका नुकसान किसानों को होता था। अब मुनरो सिस्टम में भी क्या हुआ कि रीड एंड मुनरो ने महसूस किया साउथ में कि देयर वर नो ट्रेडिशनल जमींदार, यहाँ कोई पारंपरिक जमींदार नहीं है। द सेटलमेंट दे आर्ग्यू हैड टू बी मेड डायरेक्टली विद द कल्टिवेटर्स, रैयत, कल्टिवेटर यानी रैयत, कल्टिवेटर जो खेती करने वाले थे, कृषकों को रैयत कहा जाता था। तो दो 10 सेटलमेंट दे आर्ग्यू, सेटलमेंट ने क्या किया? आर्ग्यू किया कि हैड टू बी मेड डायरेक्टली विद द कल्टिवेटर्स, कि क्या किया जाए? डायरेक्टली लिया जाए। किससे? कल्टिवेटर से, यानी कृषकों से। हु हैड टिल्ड द लैंड फॉर जनरेशंस, क्या कहते हैं? जिन्होंने लैंड को ही क्या किया? जिनकी ज़मीन है खुद की। तो देयर फील्ड्स हैड टू बी केयरफुली एंड सेपरेटली सर्वे, और उन्होंने फील्ड का सर्वे किया बिफोर द रेवेन्यू असेसमेंट वाज मेड, यानी रेवेन्यू बनाने से पहले उन्होंने उसका सर्वे किया। मुनरो थॉट दैट द ब्रिटिश, मुनरो ने क्या सोचा? ठीक है, मुनरो थॉट दैट द ब्रिटिश ओवर द ईयर्स द कंपनी आल्सो लर्न
उसने देखा कि ओवर द ईयर सालों से कंपनी आल्सो लर्न दैट इट हैड टू मूव विथ सम कॉशंस, यानी कंपनी के पास क्या है, मूव करने के कुछ कारण हैं। क्या क्या उसने सीखा था। अभी ये लाइन बेटा और क्लियर होगी, अभी क्लियर नहीं है आपके लिए। बीइंग एन एलियन पावर या अलायन पावर, अलायंस में क्या होता है, यानी सहभागिता, एक दूसरे से जोड़, ठीक है। बीइंग, अब क्या होता है इसका, इट नीडेड टू पैसिफाई दोज हु इन द पास्ट हैड रूल द कंट्री साइड, किसकी आवश्यकता उन्हें, जिन्होंने दोज हु इन द पास्ट, जिन्होंने पास्ट में इस कंट्री साइड को क्या किया था, रूल किया था, यानी शासन किया था। एंड इंजॉय किया था अथॉरिटी एंड प्रेस्टीज, जिसको इंजॉय किया था और उसके जिसके पास अथॉरिटी थी, यानी पूरा पावर था। दोज हु हैड हेल्ड लोकल पावर हैड टू बी कंट्रोल, दोज हु हैड हेल्ड लोकल पावर, वही व्यक्ति क्या कर सकता है, इस पूरे एरिया को कंट्रोल कर सकता है, यानी उसके पावर का कंट्रोल कर सकता है। बट दे कुड नॉट बी इंटायरली एलिमिनेटेड, बट लेकिन वह कुड नॉट बी इंटायरली एलिमिनेटेड, लेकिन वह आंतरिक रूप से क्या था, एलिमिनेटेड नहीं था। कैसे, यानी कहने का मतलब था कि पावर तो दे दिया जाता था दूसरे को, जैसे कहें आप गए कहीं तो जो लोकल था उसको दे दिया गया कि आप देखिए यहाँ का पावर, आप हमें इतना, तो एलिमिनेट का मतलब आपको पूरी पावर हम नहीं देंगे, आप मेरे अंडर में वर्क करोगे, लेकिन जनता के बीच में आप रहोगे। ओके, तो हाउ वाज दिस टू बी डन, कैसे यह डन हो पाया। इन दिस चैप्टर वी विल सी, हम देखेंगे इस चैप्टर में, हाउ द कंपनी केम टू कॉलोनीज द कंट्री साइड, कैसे कंपनी ने ग्रामीण इलाकों में कॉलोनियाज लाई, यानी कॉलोनी बनवाए, ऑर्गेनाइज रेवेन्यू रिसोर्सेस लाए, कैसे रेवेन्यू रिसोर्सेस के लिए ऑर्गेनाइज किया, एंड रिडिफाइन द राइट्स ऑफ पीपल, ठीक है, रिडिफाइन द राइट्स ऑफ पीपल एंड प्रोड्यूस द क्रॉप्स इट वांटेड, यानी वो अधिकार, लोगों के अधिकार के लिए, और प्रोड्यूस द क्रॉप्स, और वो जो फसल वो चाहते थे प्रोड्यूस करने के लिए, कैसे उन्होंने, यानी अब हम इस चैप्टर में ये चारों पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है, देखेंगे बेटा। तो आइए देखते हैं। रेवेन्यू फॉर द कंपनी, रेवेन्यू फॉर द कंपनी, कंपनी के राजस्व के लिए आइए देखते हैं हम। द कंपनी हैड बिकम द दीवान, कंपनी क्या था, दीवान हो चुकी थी, लेकिन कैसे दीवान, इसके पास दीवान का पावर, बट इट स्टिल सॉ इटसेल्फ प्राइमरली एज अ ट्रेडर, लेकिन इसने स्टार्टिंग में क्या अपने आप को एक व्यापारी घोषित किया था, यानी ये व्यापार के रूप में आए थे, व्यापारी के रूप में आए थे यहाँ पे, बाद में ये दीवान हो गए। इट वांटेड अ लार्ज रेवेन्यू, यह लार्ज रेवेन्यू चाहते थे, बड़ा राजस्व चाहते थे इनकम के लिए, लेकिन वाज अनविलिंग टू सेटअप एनी रेगुलर सिस्टम ऑफ असेसमेंट एंड कलेक्शन, लेकिन उनके पास कोई रेगुलर सिस्टम नहीं था जिससे उनके पास क्या आए, रेवेन्यू आए, पैसा आए। द एफर्ट वाज टू इंक्रीज द रेवेन्यू, उन्होंने एफर्ट किया क्या, इंक्रीज द रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए, एज मच इट इज कुड एंड बाय फाइन कॉटन एंड सिल्क क्लॉथ, किस एज मच एट इट कुड, कैसे उन्होंने क्या किया, इंक्रीज द रेवेन्यू, कैसे इंक्रीज रेवेन्यू करने के लिए क्या किया कि इट हैंड बाय फाइन, वो क्या करते थे, फाइन यानी बहुत अच्छा खरीदते थे, क्या, कॉटन एंड सिल्क को खरीदते थे कपड़ा, एज चीपली एज पॉसिबल, यानी कम रेट पे वो अच्छे से अच्छे कॉटन एंड सिल्क कपड़ा खरीदते थे। देखिए अब इसका फ़ायदा क्या होगा बेटा, विद इन 5 ईयर्स, 5 सालों के बाद, द वैल्यू ऑफ गुड्स बॉट बाय द कंपनी इन बंगाल डबल, इन सामानों की क्या हुई वैल्यू, खरीदे हुए जो सामान थे, सामानों की वैल्यू क्या हुई, डबल बढ़ गई 5 सालों के बाद। बिफोर 1865 में द कंपनी हैड परचेज, कंपनी ने क्या परचेज किया, 1865 के बाद क्या किया कि गुड्स इन इंडिया बाय इम्पोर्टिंग गोल्ड, उन्होंने इंडिया से इंपोर्ट किया क्या, गोल्ड एंड सिल्वर, कहाँ के लिए, देम फ्रॉम ब्रिटेन, ठीक है। नाउ द रेवेन्यू कलेक्टेड इन बंगाल कुड फिनांस द परचेज ऑफ गुड्स फॉर एक्सपोर्ट, और उन्होंने एक्सपोर्ट के लिए भी क्या किया, परचेज ऑफ गुड्स, यानी जो बंगाल कुड फिनांस द परचेज, उन्होंने क्या कर सकते थे, वो फिनांस क्या किया उन्होंने कि फिनांस द परचेज, जो मुद्रा था किस पे, द परचेज ऑफ गुड्स, यानी सामान के खरीद पे,
किसके लिए? जो बेचा जाता था एक्सपोर्ट के लिए, ठीक है, उसके लिए, ठीक है। तो उसके लिए इन्होंने क्या किया? फाइनेंस लिया। अब देखिए सोन इट वाज क्लियर, soon it was clear that the Bengal economy was facing a deep crisis. Soon it was clear, यह जल्दी ही क्लियर हो गया था कि दैट बंगाल इकोनॉमी, बंगाल की इकोनॉमी जो थी वो क्या थी? डीप क्राइसिस, यानी बहुत गहरे क्राइसिस में आ गई थी, यानी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई थी। कहाँ की? बंगाल की। कैसे? कि आपने देखा कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्होंने क्या किया? मुद्रा लेना, एक्सपोर्ट पे, इम्पोर्ट पे इन्होंने टैक्स लगाना चालू कर दिया। यहाँ से अच्छे अच्छे कॉटन सिल्क भी ले जाना इन्होंने चालू किया, और उस पर जो लोग लेते थे उस पर भी इन्होंने टैक्स लगाना चालू कर दिया। तो आर्टिसियंस, सब आर्टिसियंस देखिए, कलाकार जो क्या थे, वर डिजर्टिंग विलेज सिंस दे वर बीइंग फोर्स्ड टू सेल देयर गुड्स टू द कंपनी एट लो प्राइसेस। अब आर्टिसियंस को क्या हुआ? आर्टिसियंस को भी ज़बरदस्ती, यानी ज़बरदस्ती क्या किया? गांव में सिंस दे वर बीइंग फोर्स्ड, यानी ज़बरदस्ती उनको सामान को सेल करने के लिए लो प्राइस में। आर्टिसियंस वर डिजर्टिंग विलेज सिंस दे वर बीइंग फोर्स्ड टू सेल देयर गुड्स टू द कंपनी एट लो प्राइसेस। लो प्राइसेस पे, यानी आर्टिसियंस को लो प्राइसेस पे सामान खरीदने के लिए मजबूर किया गया। कहाँ से? गांव से, ठीक है। अब देखिए पीजेंट्स, किसान जो थे, वर अनेबल टू पे द ड्यूज, यह ड्यूज देने में क्या थे? असमर्थ थे, नहीं दे पाए। दैट वर बीइंग डिमांडेड फ्रॉम देम, जो मांगा गया था अंग्रेजों से। अब देखिए क्या? आर्टिसनल प्रोडक्शन वाज इन डिक्लाइन, और इसका प्रोडक्शन क्या हुआ? डिक्लाइन होने लगा, धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगा ना। तो अब देखिए फिर एंड एग्रीकल्चर कल्टीवेशन शो साइन ऑफ कोलैप्स। अब एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी बहुत ही ज़्यादा नीचे चला गया, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा नीचे चला गया। तो कहने का मतलब ये था बेटा, जब किसानों से ज़बरदस्ती आप खेती कराओगे लो प्राइसेस पे, सामान लो प्राइसेस पे बेचोगे, तो यही ना होगा, खरीदोगे तो लो प्राइसेस पे, यानी कम से कम रेट पे आप हमें दो, खेती ज़बरदस्ती करवाओ, तो यही होगा कि धीरे धीरे कोलैप्स हो जाएगा, नुकसान होगा। देन फिर क्या हुआ? 1770 में, 1770 में टेरिबल फेमाइन या फेमिन किल्ड 10 मिलियन पीपल इन बंगाल, यानी 1770 में एक भीषण भयानक अकाल पड़ गया जिसमें मिलियन लोग मारे गए। कहाँ पे? बंगाल में, ठीक है। अबाउट 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन वाज वाइप्ड आउट, यानी 1/3 पॉपुलेशन खतरा, ठीक है, डेंजर्स में आ गई थी। तो क्यों आ गई थी बेटा? क्योंकि हुआ क्या? खेती बाड़ी हो नहीं रही थी, आप ज़बरदस्ती पे करा रहे थे, पैसे ले रहे थे, ज़बरदस्ती खेती करा रहे थे। अच्छा, जिसका वो नहीं करना चाह रहे थे उसका आप करा रहे थे। तो देखिए इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, देखिए यहाँ पे देखिए बेटा, एक चीज़ यहाँ पे है कि पीजेंट्स एंड आर्टिसियंस जो थे वो रूरल एरियाज में रेगुलरली क्या करते थे? आते थे। दीज वीकली मार्केट्स, जिसको हाट वीक कहा जाता था, यानी साप्ताहिक मार्केट्स, जिसको साप्ताहिक बाजार, ये हफ्ते में एक बार लगता था, सप्ताह में। टू सेल देयर गुड्स, यहाँ पे वो अपना सामान बेचते थे, एंड बाय, और ख़रीदते भी थे, व्हाट दे नीडेड, और उनको जो चीज़ की आवश्यकता होती थी। दीज मार्केट्स वर बैडली अफेक्टेड ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस, और ये मार्केट क्या हुआ? इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से बहुत ही बुरी तरीके से प्रभावित हुआ था। ओके, देखिए ये हाट बाजार था, ठीक है। हाँ देखिए बेटा, तो फ्रॉम द लास्ट डिकेड्स ऑफ द 18th सेंचुरी के लास्ट समय में इंडिगो कल्टीवेशन इन बंगाल एक्सपेंडेड रैपिडली, एंड बंगाल इंडिगो केम टू डोमिनेट द वर्ल्ड मार्केट, ठीक है। तो एक खेती होने लगी थी उस समय 18th सेंचुरी के समय में बंगाल में इंडिगो की, यानी नील की खेती। नील क्यों इम्पोर्टेंट था बेटा? तो मैं शुरू में बता देना चाहता हूँ, नील इसलिए इम्पोर्टेंट था क्योंकि आपने जाना कि यहाँ से वो क्लॉथ्स यानी सूती कपड़े, कॉटन जो था वो लेके जाते थे कहाँ पे? इंग्लैंड में। यहाँ से सस्ते रेट पे, वहाँ पे महंगे रेट पे बेचते थे। और वहाँ पे नील, यानी नील्स किसके लिए? कपड़े पे लगाने के लिए नहीं यूज होता है बेटा, नील कपड़े में, आप जानते हो। तो इसके लिए मोस्ट पॉपुलर था नील।
तो फिर देखिए इन 1788 1788 में ओनली अबाउट 30% ऑफ द इंडिगो इम्पोर्टेड इनटू ब्रिटेन वाज फ्रॉम इंडिया, यानी 30%, 1788 के समय में 30% इंडिगो कहाँ इम्पोर्टेड होता था, यानी कहाँ बेचा जाता था, ब्रिटेन में 30%। देखिए बाई अब 1810 में देखिए, यानी 22 ईयर्स के बाद क्या हुआ कि द प्रोपोर्शन हैड गॉन अप टू 95%। कितना जाने लगा, यानी पहले जाता था 30%, कितना जाने लगा 95%, मतलब 5%, ओनली इंडियन के लिए 5%। ओके, तो देखिए फिर क्या हुआ, एज द इंडिगो ट्रेड जो था यानी नील का व्यापार ग्रीव उन्नत होने लगा इसका, कमर्शियल एजेंट्स एंड ऑफिशियल ऑफ द कंपनी बिगेन इन्वेस्टिंग इंडिगो प्रोडक्शन, इसमें नील की खेती में प्रोडक्शन में लग गए ये लोग। ओवर द ईयर्स, काफ़ी सालों के बाद मेनी कंपनी, बहुत सारी कंपनी ऑफिशियल रूप से लेफ्ट देयर जॉब्स अपना छोड़ के किस में देखने लगी, इंडिगो बिजनेस में, क्योंकि इंडिगो बिजनेस में पैसा था बेटा, बहुत ज़्यादा पैसा था। ठीक है, ये महंगे रेट पे बेचा जाता था। तो अट्रैक्टेड बाय द प्रॉस्पेक्ट ऑफ हाई प्रॉफिट्स, ये इसमें हाई प्रॉफिट्स होता था, यानी बहुत ज़्यादा लाभ होता था। न्यूमरस स्कॉट्समैन एंड इंग्लिशमैन, स्कॉट्समैन समझते हो, स्कॉटलैंड वाले, स्कॉटलैंड को स्कॉट्समैन कहते हैं, और इंग्लिशमैन यानी अंग्रेज, केम टू इंडिया में आए एंड बिकेम प्लांटर्स, और वो क्या बिकेम प्लांटर्स यानी जो पौधा लगाते हैं किसान, यानी प्लांटर्स। दोज हु हैड नो मनी टू प्रोड्यूस इंडिगो कुड गेट लोन्स, उन्होंने लोन किया, जिनके पास मनी नहीं था उन्होंने उनको लोन दिया कि क्या करने के लिए, नील की खेती करने के लिए, फ्रॉम द कंपनी एंड द बैंक्स दैट वर कमिंग अप एट द टाइम, और इसी समय बैंक आया, मतलब नील की खेती कराया जाने लगा। स्कॉटिश आए, इंग्लिश मैन, इन्होंने भी अपने तरीके से भी खेती करवाना चालू किया, जिनके पास पैसा नहीं था उनको लोन दे के कहा कि आप खेती करिए, और इसी समय बैंक का भी आया। तो बेटा हाउ आज इंडिगो देखिए, तो ये हम देखेंगे बेटा नेक्स्ट पार्ट में, हाउ आज इंडिगो कल्टिवेटेड। ओके, कैसे इसकी कैसे खेती हुई थी, किसकी, इंडिगो की, नील की खेती। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट। ओके, थैंक यू।